दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और नंबर सिस्टम पर हम लोग आज बात करेंगे कुछ और बेहतरीन यानी बेस्ट क्वेश्चंस की जो अक्सर वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप इनका ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो ये बहुत आपसे टाइम ले लेंगे। मैं आपको इस वीडियो में इतना शानदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स बताने वाला हूं कि आप गदगद हो जाएंगे। आप इन ट्रिक्स को जानकर बहुत ही वेरी गुड फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि इतने कठिन से दिखने वाले क्वेश्चंस का इतना इजी सॉल्यूशन हो सकता है, इतना इजी ट्रिक्स हो सकता है। तो आइए स्क्रीन पर जो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 561 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए को बी से 120 रुपया अधिक तथा सी से 120 रुपया कम मिले, तो इसमें बी का भाग कितना होगा। अब देखिए यहां पर दिया है कि 561 रुपया को ही बांटना है। किसमें बांटना है? ए में बांटना है, बी में बांटना है और सी में बांटना है। कैसे बांटना है कि ए को बी से 120 रुपया अधिक मिले तथा सी से 120 रुपया कम मिले। यानी अगर हम इन तीनों को बराबर बराबर अगर दे दें और उसमें 120 रुपया सी में जोड़ दें और 120 रुपया बी में कम कर दें तो बात वही होगी और वितरण भी हो जाएगा। तो 561 रुपया को 3 भाग में हम लोग बांट लेंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एक एक आदमी को अगर 3 बराबर भाग में बांटते हैं तो देखिए इसमें 3 से भाग दे देंगे। 561 में 3 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा और यहाँ देखिए 2 आ गया, ये 26 हो गया, ये 8 बार गया, ये 24 हो गया, 2 और 1 और ये 7 बार गया, तो ये 21 आ गया और ये कट गया। तो 187 यानी 187, 187 और 187 इन तीनों की जो ये क्वांटिटी है, जो राशि है, इसको हमने बराबर कर दिया। अब शर्त क्या है? अब कंडीशन लगाई गई है कि ए को बी से 120 रुपया अधिक मिले, तो क्या करेंगे? इस बी में से 120 रुपीज कम कर देंगे। तो 7 में से 7 ये 7 आ जाएगा और 8 में से 2 निकल गया 6, तो ये 67 रुपीज अगर है। और चूंकि ये तीनों क्वांटिटीज बराबर हैं, तीनों रुपया बराबर हैं, तो ये 120 जब इसमें से हमने माइनस किया है, यही 120 यानी 120 अगर हम सी में ऐड कर देंगे तो 8 2 10, 1 1 2 1 3, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 307, बी की वैल्यू हो गई 67 और ए को मिल जाएगा 187। तो देखिए बी से ये 187 रुपया अधिक है और सी से ये 120 रुपया अधिक है और सी से ये 120 रुपया कम है। तो ये पूरी शर्त भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है और क्वेश्चंस भी आ गया। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया कि ए बी सी में पहले 561 को बराबर बराबर डिवाइड कर दिया। अब बी में से 120 निकाल करके सी में ऐड कर देंगे तो बी का पता चल जाएगा कि बी को कितना हिस्सा मिलेगा और सी में ऐड कर दिए तो सी को कितना हिस्सा मिला। अब 107, 67 और 307 इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपको 561 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि जो हमने बी से कम किया है 120 वही हमने सी में ऐड कर दिया। तो ओवरऑल जो ये राशि थी, जो मनी थी, वो 561 रुपया ही है, बस उसको हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को बहुत इजी ढंग से हम लोगों ने इस ट्रिक का इस्तेमाल करके कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 और जबरदस्त ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 रुपया हो
तो 24 प्लेटों तथा 3 चमचों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए 12 प्लेट और 9 चम्मच का मूल्य दिया है, 24 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा एक इसमें करेक्शन था, ये 4 प्लेट हैं और 3 चम्मच हैं, तो 12 प्लेट और 9 चमचों का कुल मूल्य 339 रुपया दिया था। तो देखिए 12 प्लेट के लिए 12 पी लिख लेंगे और 9 चम्मच के लिए 9 स्पून लिख लेंगे, और इन दोनों का मिलाकर के मूल्य जो है 339 रुपया है। अब अगर हम इसमें से देखिए इसको 4 प्लेट और 3 चम्मच बनाना है, तो इसमें हम 3 से डिवाइड कर दें, पूरे को 3 से यहाँ पर डिवाइड कर दें। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 प्लेट आ जाएगा और 3 स्पून आ जाएगा। तो 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य यहाँ पर देखिए 1 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। तो ये 3 तिहाई 9 3 एकम 3 3 एकम 3, तो ये आ गया 4 प्लेट 3 चम्मच का मूल्य। 4 प्लेट और 3 चमचों का जो मूल्य है वो 113 रुपया आ गया। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं 130, 127, 133 निर्धारित नहीं किया जा सकता, और इसमें एक ऑप्शन छूट गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ही आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो आंसर ऑप्शन में दिया है वो आंसर यहाँ पर नहीं है। तो ये ई वाला ऑप्शन छूट गया था प्रिंटिंग में, तो ये जो है एक्चुअल क्वेश्चन में ई ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको इसमें करना क्या था, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए 12 प्लेट और 9 चम्मच, इनका मूल्य जो है 339 रुपया दिया है। हमको 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य निकालना था, तो हमको ये दिख रहा था कि ये 12 और 9 3 से कट जाएंगे, तो हम 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, दोनों तरफ भाग दे दिए। तो ये 12 प्लेट जो है ये 12 3 से 4 बार में कट गया और 9 3 से 3 बार में कट गया। तो 4 प्लेट और 3 चम्मचों का मूल्य 113 रुपया आ गया, और यही हम लोगों को निकालना था। तो इनमें से कोई नहीं आंसर सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 5 लॉकेटों तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य 1,45,785 रुपया है। तो 15 लॉकेटों और 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा। तो लॉकेट के लिए देखिए यहाँ पर अगर हम यूज कर लें लॉकेट के लिए L, तो 5 लॉकेट प्लस 8 चेन माने जंजीर, और इनका जो मूल्य है वो 1,45,785 रुपया है। हम लोगों को 15 लॉकेट और 24 चेन का यानी जंजीरों का मूल्य निकालना है। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि अगर हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये 15 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो 3 से करेंगे तो देखिए ये 15 लॉकेट प्लस 24 चेन, और इनका मूल्य इन 3 से गुणा करके मिल जाएगा। तो 3 5 15 और 3 8 24, 1 25, 3 7 21 और 21 2 23 के 3 हाथ में लगा 2, 3 5 15 2 17, 3 चौके 12 1 13, 3 एकम 3 1 4। तो देखिए 4,37,355 इसका आ गया। तो 4,37,355 इसमें नहीं है ऑप्शन में। तो 4,37,355 ये टोटल आ गया 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य, जबकि यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए उसमें नहीं है। तो ई वाला ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई आंसर नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर हो तो इन नगरों की वास्तविक दूरी क्या है। देखिए इसमें मान लीजिए कि ये कोई एक मैप है, इस तरह से बना हुआ है सपोज, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 0.5 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर माना जाएगा।
तो अगर यहाँ से लेकर के एक नगर ए है और दूसरी नगर बी है, यहाँ से यहाँ तक इनकी डिस्टेंस को 82.5 सेंटीमीटर कहा जा रहा है, तो ये कितने किलोमीटर का होगा ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए कि 0.5 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर कहा जा रहा है, 10 किलोमीटर व्यक्त किया जा रहा है। 0.5 को 1/2 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। तो 1/2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर की इक्विवेलेंट है। तो हम लोगों को 82.5 सेंटीमीटर कितने की इक्विवेलेंट होगा? तो 82.5 सेंटीमीटर गुणे 10 बटा में 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये देखिए 10 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 825 हो गया और 2 से इसमें और गुणा हो गया, तो 2 5 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 8 16, तो 1650 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ऑप्शन बी सही है। इस क्वेश्चन में क्या करना था कि क्वेश्चन में ये दिया है कि कोई मैप है, उस मैप का नार्म पहले ही दे दिया है कि इसमें जो डिस्टेंस रखी गई है, जो यूनिट मानी गई है, जो इकाई मानी गई है 0.5 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर के रखा गया है। इसी नाप से ये मैप बनाया गया है। तो इस मैप में दो नगर मान लीजिए कि ए और बी है, उनके बीच की दूरी को 82.5 सेंटीमीटर नापने पर आ रहा है। तो पूछ रहा है कि अगर ये पैमाना है 0.5 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर कहेंगे, तो इस पैमाने के अनुसार, इस मानक के अनुसार 82.5 सेंटीमीटर को कितना किलोमीटर कहेंगे? तो अब हम लोग बता देंगे कि 82.5 सेंटीमीटर को 1650 किलोमीटर कहा जाएगा और ये आंसर आ चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो ये जो 4/9 है, ये दर्शाता है कि 9 में से 4 पार्ट भर गया है, तो शेष पार्ट 5/9 बच गया, यही शेष बच गया। तो जब 4/9 को भरने में 1 मिनट का टाइम लगता है, ये एक ही नियम पर सवाल आ जाएगा। तो 5/9 को भरने में कितना लगेगा? तो 5/9 गुणे 1, अब पूरे का बटा 4/9 हो जाएगा। तो 5/9 और ये 9 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 4 नीचे, तो 9 से 9 कट गया, ये बटा 5/4 मिनट यहाँ पर आंसर आ गया। तो 5/4 मिनट यानी ऑप्शन सी सही हो गया। ऑप्शन सी सही है, 5/4 मिनट टाइम लगेगा। देखिए कोई बाल्टी है, उस बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है, 4/9 भाग, तो शेष बच गया 5/9 भाग। भाई 1 में से 4/9 घटा देंगे तो 5/9 भाग बचेगा और यही शेष है। तो 4/9 को भरने में 1 मिनट का टाइम लगता है, तो 5/9 को भरने में कितना लगेगा? तो 5/9 गुणे 1/4/9 और ये 5/9 और ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 से 9 कट गया और 5/4 इसका आंसर हो गया। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप चाहते हैं एक दूसरे मेथड से करना तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, मैं वो मेथड भी आपको बता देता हूं। तो इस मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। वो मेथड कैसे काम करता है? तो ये मेथड देखिए ऐसे काम करता है कि ये 4/9 है, ये 9 पूरा पार्ट है, पूरा बाल्टी है, पूरा बाल्टी की क्षमता है, पूरी क्षमता है पूरी, यानी 9 लीटर इसमें पानी आता है, ये कहिए 9 लीटर पानी आता है। तो 9 लीटर में से 4 लीटर भरने में, यानी 4 लीटर पानी भरने में 1 मिनट का टाइम लगा। तो 9 लीटर में से 4 लीटर भर गया तो 5 लीटर बचा, तो 5 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 5 गुणे 1/4 और ये है 5/4। तो आपने क्या समझा? ये जो हर में है डिनोमिनेटर में, इसको हम लोग मान लिए कि बाल्टी की यही क्षमता है, यानी बाल्टी 9 लीटर की है और 9 लीटर में से 4 लीटर पानी भरने में 1 मिनट का टाइम लगा है। तो अब शेष भरना है, तो शेष 5 लीटर और बचा है।
5 लीटर और खाली है 5 लीटर की जगह, तो 5 लीटर और भरने में 5/4 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए इसमें थोड़ा कैलकुलेशन मिनिमाइज हो गया, तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गायें, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गायें, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गायें तथा चौथे पुत्र को 7 गायें मिलती हैं, तो n का मान क्या होगा। देखिए ये फर्स्ट सन है, पुत्र है, ये दूसरा पुत्र, तीसरा और ये है चौथा, ये उसके पुत्र हैं यानी सन है, पहला दूसरा तीसरा। अब देखिए शर्त क्या लगता है कि वो पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय यानी 1/2 दे दिया, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 1/4, तीसरे को 1/5 और चौथे को वो 7 गाय देता है। ठीक है, 7 गाय वो दे देता है। हम लोगों को करना है कि इस चौथे को अभी हम लोग छोड़े रहेंगे। अब देखिए इसमें करना क्या है, सबसे आसान जो तरीका है कि ये जो हर है 1/2 में 2, 1/4 में 4 और 1/5 में 5, इसको हम लोग एक बराबर कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि एक बराबर करके उसको गायों की कुल संख्या मान लेंगे और यही गाय की संख्या हो जाएगी। तो एक बराबर करने के लिए क्या करना होगा, देखिए 2, 4, 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2, 4, 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। 2, 4, 5 का एलसीएम 20 हो गया। तो देखिए इसे 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 को 20 बनाना है तो 10 से हम लोगों को गुणा करना होगा ऊपर नीचे। इसको 20 बनाना है तो 5 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा और इसको 20 बनाना है तो 4 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। अब ये देखिए 10/20 बन चुका है, ये 5/20 बन चुका है और ये 4/20 बन चुका है। तो अब 20 गाय हो गई, 20 गाय में से 10 गाय वो पहले को, 20 गाय में से 5 गाय दूसरे को और 20 गाय में से 4 गाय तीसरे को देता है। तो अब इन तीनों को जोड़ लेंगे यानी 10 धन 5 धन 4, ये हो गया 19 और गाय कितनी है 20। तो एक गाय एक्स्ट्रा बच रही है, वही चौथे को देता है। तो 20 में से 19 निकाल दिए तो 1 आ गया। और हमारे इस क्वेश्चन में या हमारे जो हमने जो ट्रिक्स अपनाया उसमें 1 आया है, लेकिन ये क्वेश्चन में ये जो 1 है वो 7 के इक्विवेलेंट है, यानी जो शेष गाय बचती है वही चौथे को देता है, चौथे पुत्र को वो 7 गाय दे देता है तथा चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती हैं। तो इन तीनों को तो हम लोगों ने ऐसे बांट लिया, यानी 1/2, 1/4 और 1/5 में जो हर था, जो डिनोमिनेटर था, उसको बराबर कर लिया और मान लिया कि 20 ही गाय हैं टोटल। तो 20 में से आधा दे दिया पहले को, 20 का चौथाई यानी 5 दूसरे को, 20 का 5वां भाग यानी 4 तीसरे को दे दिया। तो अब सबको जोड़ लिए, यानी 1 से 3 तक के जो बच्चों को मिला तो वो 19 आया और कुल 20 गाय थी, तो 1 गाय वो चौथे को दिया है। तो 1 हमारे क्वेश्चन में 7 दिया है, तो 20 कितने के बराबर होगा, क्योंकि हमने 20 गाय मानी है, तो 20 × 7 = 140। तो कुल 140 गाय यानी n की वैल्यू आ गई 140। कुल 140 गायें थी और 140 गायों को उसने इस तरह से बांटा कि उसके सारे पुत्रों को गाय जो उसने शर्त लगाई उसके अनुसार मिल गई। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है, फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये किया कि जो पहले दिया हुआ था हिस्सा 1/2, 1/4, 1/5 लिख लिए और 7 को हम लोगों ने थोड़ा अलग लिख लिया। अब क्या किए कि जो हर था यानी जो डिनोमिनेटर था उसको सेम कर लिया,
क्यों सेम कर लिया? उसी को हम लोग पूरी गाय की संख्या मानने वाले थे। तो पूरी गाय की संख्या मान लिए, सब 20-20 हो गया, तो 20 में से 10 यानी आधा पहले को दे दिया, 20 का चौथाई यानी 5 दूसरे को, 20 का 5वां भाग वो तीसरे पुत्र को देता है, तो 4 आ गया। इस सबको जोड़ने पर 19 आया और कुल 20 गाय थी, यानी एक गाय जो बची है वही चौथे पुत्र का है। और हमारे क्वेश्चन में 1 ही 7 के बराबर है, तो 20 कितने के बराबर हो जाएगा? 140 के, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली कितना जल्दी से कर लिए, कोई इसमें बहुत बड़ी ट्रिक्स नहीं यूज की गई, बहुत ही इजी ट्रिक्स से इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दिया। यदि पुत्री को 1,25,000 रुपए मिले हों तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य कितना था? अब हम मान लेते हैं कि उसकी सारी संपत्ति 1 थी, तो 1 का आधा यानी 1/2 उसने अपनी वाइफ को दे दिया। तो जो ये आधा बचा, आधा, इस आधा का आधा यानी 1/2 का आधा करेंगे तो 1/4 होगा, और 1/4 उसने अपने पुत्र को दिया, तो 1/4 और बच गया। अब कह रहा है कि जो शेष संपत्ति का 1/3 जो 1/4 बच गया, देखिए 1 भाग था उसके पहले, ये 1 था, इस 1 का आधा उसने पत्नी को दे दिया, तो आधा और बच गया। इस आधा का आधा 1/2 का आधा 1/4 होगा, उसने पुत्र को दे दिया। अब जो दूसरा 1/4 पार्ट बचा उसका 1/3 यानी 1/3 अपनी पुत्री को दिया, तो अपनी पुत्री को दिया उसने 1/12। अब ये 1/12 ही हमारे क्वेश्चन में 1,25,000 के बराबर है, 1,25,000 के बराबर है। तो हमको वैल्यू निकालनी है 1 की, कि उसकी संपत्ति कितनी थी, तो 1 बराबर हो जाएगा, ये 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1,25,000 में 12 से गुणा कर देंगे। तो ये गुणा करेंगे तो देखिए आएगा 0 0 3 0 बना लिए, 12×5 = 60, 6 12 दूनी 24, 6 30, फिर 3 आ गया, 12 एकम 12 और 3 15, तो ये कुल 5 0 है, देख लीजिए, तो ये आ गया 15 लाख। तो राम सिंह की कुल जो संपत्ति थी वो आ गई 15 लाख, और 15 लाख इसका आंसर। तो देखिए क्या किया गया, हमने उनकी पूरी संपत्ति को 1 मान लिया, 1 का आधा 1/2 उन्होंने अपनी पत्नी को दिया, और जो 1/2 बच गया उसका आधा, तो 1/2 का आधा 1/4 हुआ, 1/4 उन्होंने अपने पुत्र को दिया, और दूसरा पार्ट 1/4 का जो बचा उसका 1/3 इन्होंने अपनी पुत्री को दिया। तो पुत्री को मिला 1/12 भाग, और पुत्री को वास्तव में कितना मिला है? 1,25,000 रुपया। तो ये 1/12 ही 1/25,000 के इक्विवेलेंट है, तो 1 निकालना था, 1 यानी हमने जो संपत्ति मानी थी, तो 1 बराबर हो गया 1,25,000 गुणे 12, तो हम लोगों ने जब इसमें 12 का गुणा किया तो ये आ गया 15 लाख, और यही सही आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब आधा और तथा एक सेब पहले ग्राहक को, शेष का 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को तथा शेष का 1/5 तथा एक सेब तीसरे ग्राहक को देता है, बेचता है। उसके बाद उसके पास 3 सेब बच जाते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे? एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को देता है, यानी जितने उसके पास सेब थे उसका आधा पहले ग्राहक को देता है और एक सेब और देता है। दूसरे ग्राहक को जो शेष बच गया यानी आधा और बच गया, उस आधा का 1/3 जो सेब आया
जो आधा बच गया था उसमें से एक निकालने के बाद आधा में से एक निकल गया, वो शेष बचा, फिर उस शेष का 1/3 वो दूसरे ग्राहक को देता है, फिर एक और सेब देता है। इस प्रकार से वो तीसरे ग्राहक को शेष का 1/5 और एक सेब देता है और अंत में उसके पास 3 सेब बच जाते हैं। तो उसके पास कुल कितने सेब होंगे? तो ये देखिए, अगर आप इसे कोई इक्वेशन बना करके सॉल्व करेंगे तो ये काफी टाइम टेकिंग होगा। ये ऑप्शन से कितना जल्दी हो जाएगा मैं ये आपको बताता। देखिए, आधा सेब देने का अर्थ ये हुआ कि आधा किसी भी संख्या का आप तभी कर पाएंगे जब वो संख्या सम हो यानी इवन हो। तो जो आंसर यहाँ पर 8 नंबर दिए हैं वो आंसर नहीं हो सकते, तो 15 और 25 आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 15 और 25 का आधा नहीं हो सकता, और सेब है तो सेब काट कर तो देने की बात नहीं हो रही है, तो पूरा पूरा सेब दिया जाएगा। तो पूरा पूरा सेब तभी आधा होगा जब उसकी संख्या सम होगी यानी इवन नंबर में होगी। तो ये ए और बी डी ऑप्शन नहीं होगा। अब बच गया 18 और 20 ऑप्शन, 18 और 20। तो इसमें से ये चेक करना है कि चलिए मान लीजिए कि उसके पास कुल 18 सेब हैं, तो वो आधा सेब यानी 9 सेब वो पहले ग्राहक को और एक और दे देगा, तो 10 सेब वो पहले ग्राहक को दे देगा। 18 का आधा 9 और एक और देता है, तो 10 सेब हो गया। तो 18 में से अब 8 सेब ही बच गया, तो 8 सेब का 1/3, तो 8 का 1/3 होगा ही नहीं। इसका मतलब 18 वाला भी उत्तर सही नहीं होगा, तो 20 वाला ही उत्तर सही हो जाएगा। तो आंसर 20 हो गया। अब 20 को चेक भी कर लेते हैं कि भाई सही है कि नहीं उत्तर। तो देखिए, अगर वो 20 सेब हम मानते हैं तो 20 का आधा हुआ 10 और एक सेब और देता है यानी कुल 11 सेब। तो 9 सेब बच गए, और 9 का 1/3 तो 3 हो जाएगा, और एक और सेब देता है यानी 4 सेब हो गया। तो 9 में से 4 सेब निकाल दिए तो 5 सेब बचा, और 5 का 1/5 देखिए वो तीसरे को, तो 5 का 1/5 एक सेब होगा, और एक सेब और दे देता है तो कुल 2 सेब। तो 5 सेब बचा था, 5 में से 2 दे दिया तीसरे ग्राहक को, तो 5 में से 2 दे दिया तो 3 सेब बच गया, और यही 3 आंसर आ रहा। इसका मतलब कि ऑप्शन सी ही सही है, यानी आंसर बी सी होगा। उसके पास कुल 20 सेब था। तो ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कितना इजीली सॉल्व कर लिया, और ये तर्क देते हुए कि कौन उत्तर नहीं हो सकता। तो आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल इजी ढंग से समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है यानी पेनाल्टी लग जाती है। अगर 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपया मिले हों तो कितनी बार उसका निशाना चूका है? अब इस क्वेश्चन को आप चाहे जिस मेथड से करते हो, लेकिन मैं इसे करूंगा एलिगेशन मेथड से, और एलिगेशन मेथड से बहुत ही आसान है। तो देखिए, उसने कुल 100 बार निशाना लगाया, ये 100 बार निशाना उसने लगाया है। अब ये निशाना 100 बार जो लगाया है वो सही भी लग सकता है और गलत भी। तो सही निशाना लगा और चूका यानी गलत हो गया, निशाना चूक गया। ठीक है, तो ये 2 पार्ट बनेंगे, सही निशाना सही और निशाना गलत। तो 100 निशाना है, तो 100 निशाना को 2 पार्ट में बांट लिए, निशाना सही और निशाना गलत। निशाना उसका चूक गया, निशाना चूक गया। अब देखिए, तो जब उसे निशाना सही लगता है तो 1 रुपया मिलता है, जब उसका निशाना सही लगता है। तो मान लीजिए कि उसका 100 निशाना सही लग गया, तो उसको कितना रुपया मिल जाएगा? 100 रुपया मिल जाएगा, क्योंकि 100 निशाना लगाना है और 100 सही हो गया। दूसरा, मान लीजिए कि उसका 100 निशाना चूक गया, तो 100 रुपया पेनाल्टी घर से देना पड़ेगा। तो ये -100 रुपया है, ये पेनाल्टी देना पड़ेगा।
उसे 100 बार निशाना लगाने में कुल 30 रुपया मिला है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं 30 और ये एलिगेशन मेथड यूज हो रहा है। तो अब क्या होता है, ये ऐसे तीर का निशान बनाते हैं हम लोग। अब ये इससे रिलेट होता है, तो इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से जो बड़ा होगा उसमें से घटाया जाता है। तो यहाँ 30 है, तो 30 में से 100 घटाया जाएगा, तो ये माइनस चिन्ह है तो ये जुड़ जाएगा। तो अब ये 100 हो गया। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हालांकि जो लोग एलिगेशन मेथड समझ रहे हैं उनको लिए बहुत आसान है। तो ये घटाया जाता है और देखिए 100 में से 30 इधर घट जाएगा, ये हो गया 70 और ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो 130 हो गया। तो 130 इधर और 70 इधर, देखिए ये 0 0 कट गया। तो फाइनली क्या बचा, 13 संबंधित 7 बच गया, यानी 13 और 7 हुआ 20 और 20 इक्विवेलेंट है। ये 13 और 7 क्या होगा, ये रेशियो आ गया 100 को बांटने का, यानी 20 अगर निशाना लगाया जाएगा तो 13 निशाना सही लगेगा और 7 निशाना गलत हो जाएगा। तो ये जो 20 है, 13 और 7 का योग, ये क्वेश्चन में 100 के बराबर दिया है। तो 20 100 के बराबर है तो 1 5 के बराबर हो जाएगा। तो उसका जो गलत निशाना लगा है, तो इस 7 में इस 5 का गुणा कर देंगे, तो इस 7 में जो रेशियो आया 5 का गुणा कर देंगे तो 35 आ गया। तो उसका निशाना जो चूक गया है वो 35 है, और जो सही लगा है 13 में 5 का गुणा कर देंगे तो 65 मिल जाएगा। तो सही निशाना 65 लगा, यानी 65 रुपया कमाया है सही निशाना लगा करके, और 35 रुपया उसने गंवाया है, और ओवरऑल उसको 30 रुपया मिला है। कुल 65 रुपया कमाया था, लेकिन 35 रुपया उसने दंड दे दिया, तो उसे फाइनली कितना रुपया मिला, देखिए 65 में से 35 रुपया निकाल देंगे तो 30 रुपया ही बचेगा। तो 30 रुपया उसके पास था। तो ये क्वेश्चंस एलिगेशन से बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। 100 को हम लोग जितने उसने निशाना लगाया है वो 100 मान लिए, और सही निशाना अगर हर निशाने पर 1 रुपया मिलना है और गलत पर -1 यानी 1 रुपया दंड देना है, तो अगर उसका 100 निशाना सही हो जाता तो 100 रुपया मिलता, और 100 निशाना गलती हो जाता तो 100 रुपया उसको पेनाल्टी देनी पड़ती। अब इन दोनों के बीच में ही ये 30 है, और 30 को एलिगेशन के जो मेथड है सॉल्व करने का, उसके थ्रू हम लोगों ने सॉल्व करके ये पता कर लिया कि वो जो निशाना उसका चूका है और जो पेनाल्टी दिया है वो 35 का दिया है, यानी 100 में से 35 निशाना उसका चूक गया और 65 निशाना उसका सही लगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर तथा 640 पैर हों तो मुर्गियां कितनी हैं? तो इसको भी मैं, इस क्वेश्चन को भी एलिगेशन मेथड से करूंगा। तो देखिए कोई भी जानवर होगा उसका एक ही सिर होगा, चाहे वो मुर्गी हो और चाहे वो बकरी हो। बकरी होगी तब भी उसके पास एक ही सिर रहेगा, और मुर्गी होगी तब भी उसके पास एक ही सिर रहेगा। तो मुर्गी हो या बकरी हो, सिरों की संख्या जो है वो सेम रहने वाली है। तो एक सिर मुर्गी का भी होगा और एक ही सिर बकरी का भी होगा। तो कुल सिर मिला करके 240 दिया है। इसका मतलब कुल टोटल जो जानवर होंगे मुर्गी और बकरी मिला के वो है 240। तो 240 कुल जानवर हैं ये, मुर्गी और बकरी मिलाकर कुल 240 जानवर। 240 जानवर कैसे पता चला? क्योंकि सिरों की जो संख्या होती है वो सही होगी, तो कुल टोटल 240 सिर दिया है। इसका मतलब एक जानवर की एक ही सिर होता है, उसके पैर भले अलग अलग होते हैं। तो 240 कुल जानवर हो गए। अब ये 240 जानवर को हम लोग पैर में बांट लेंगे, और पैर यहाँ पर मुर्गी का और यहाँ पर बकरी का, क्योंकि पैर की ही संख्या दिया है।
पैर की ही संख्या दिया है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे, मान लीजिए कि 240 जो जानवर होते वो मुर्गी होते, तो एक मुर्गी की 2 टांग होती है, तो 240 में 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 0 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो ये 480 पैर हो गए मुर्गी के। अगर मान लीजिए कि 240 ये बकरी होते, तो बकरी के 4 पैर होते हैं, बकरी के 4 पैर, मुर्गी के 2 पैर, तो अब 4 से गुणा कर दिए, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 हो गया। और इन दोनों को मिलाकर कितना पैर है, तो दोनों को मिलाकर 640 पैर है। तो ये जो 640 संख्या है ये 480 और 960 के बीच में ही होनी चाहिए, और वो बीच में दिख रही है। अब हम लोग एलिगेशन टेक्निक का यूज कर देंगे। तो अब देखिए 960 में से 640 निकाल देंगे, 960 माइनस 640 ये घटाना है, और यहाँ 640 में से 480 निकालना है। अब यहाँ पर हम लोग माइनस करके निकाल लेंगे। देखिए 0 हो गया, और 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 6 गया 3, 320। यहाँ पर देखिए 0 हो गया, 14 में से 8 गया, 8 6 14, 6 आ गया, 5 में से 4 गया 1, 160, ये 32 आ गया, तो ये 0 0 कट गया, और 16 से ये कट जाएगा, 16 दूना 32 और 16 एकम 16, तो ये 2 संबंध 1 के अनुपात में आ गया। यानी कुल अगर 3 जानवर हैं तो 2 जानवर मुर्गी हैं और 1 जानवर बकरी है, तो ये जो 3 है ये 240 के इक्विवेलेंट है, तो 1 80 के इक्विवेलेंट हो गया। तो हम लोगों को मुर्गी की टांग पूछा था, तो मुर्गी का रेशियो यहाँ 2 आया है, तो 80 में 2 में 80 का गुणा कर देंगे तो ये 160 आ गया। तो मुर्गियों की संख्या कितनी आ गई, 160। और वो कैसे हम लोग निकाल लिए, 240 में मुर्गी और बकरी का रेशियो पता हो गया कि ये 2 संबंध 1 के अनुपात में है। तो जब 2 संबंध 1 के अनुपात में जानवर हैं मुर्गी और बकरी, तो हम लोग मुर्गी की संख्या पता कर लिए। और पता करने के लिए क्या किए कि अगर 3 जानवर हैं, 2 और 1 को जोड़ दिए तो 3 जानवर हैं, तो 3 में से 2 मुर्गी और 1 बकरी है, तो अब कुल यहाँ पर 240 जानवर दिया है, तो 3 ही 240 के इक्विवेलेंट है, तो 1 80 के इक्विवेलेंट आ गया। और हमको मुर्गी की संख्या निकालनी थी, तो 2 जो है 160 के इक्विवेलेंट आ गया, यानी 160 मुर्गियों की संख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे और 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो देखिए ये क्लियर हो गया कि सही उत्तर होने पर 5 अंक और गलत होने पर 2 अंक काट लिए जाएंगे, और कुल 350 अंक उसने पाए हैं और 140 क्वेश्चन उसने किया है। तो 140 क्वेश्चन को ही हम लोगों को गलत और सही उत्तर में देखना है। तो ये उत्तर की बात होगी, यानी आंसर की, तो सही उत्तर और गलत उत्तर की बात होगी। तो सही उत्तर पर 5 अंक मिलेगा और गलत उत्तर पर 2 अंक कट जाएगा, -2। तो अब आपको यहां पर लिख लेना है कि मान लीजिए कि 140 जो प्रश्न हैं वो सब के सब सही हो जाए, तो 5 गुणे 140 यानी 14 5 70, 700 नंबर उसको मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर उसके सारे क्वेश्चन गलत हो जाए तो 2 अंक कट जाएगा, तो 14 दूनी 28, 140, तो -280, 140 दूनी 280, तो ये उसके नंबर इतने घट जाएंगे यानी कटेंगे, और ओवरऑल उसको मिला है 350। तो जो 350 है इन्हीं दोनों के बीच में है और एलिगेशन यहाँ पर लग जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए 350 में से 280 घटाएंगे, लेकिन ये माइनस का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा,
तो 350 धन 280 ये जुड़ गया और रेशियो 700 में से 350 निकल गया। इसको जोड़ेंगे तो देखिए 8 5 13 हुआ, 3 2 5 1 6 630 आ गया और यहाँ आ जाएगा 350। तो 0 से 0 काट दीजिए, 7 9 63 और 7 5 35, 9 संबंधी 5 का रेशियो आ गया। यानी कुल अगर उसने 14 क्वेश्चन किए हों तो 14 में से 9 उसका सही है और 5 गलत है, और क्वेश्चन यहाँ 140 है तो 14 140 के इक्विवेलेंट है, तो एक आ गया 10 के इक्विवेलेंट। और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि उसने कितने सही उत्तर दिए, तो सही उत्तर इस 9 में 10 का गुणा कर देंगे, तो 9 में 10 का गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 90। तो उसने कुल 140 में से 90 क्वेश्चन उसने सही किए, 140 में से 90 क्वेश्चन उसके सही हुए, तो ऑप्शन डी सही हो गया। देखिए इसको 140 जो क्वेश्चन वो अटेम्प्ट किया है वो ले लेते हैं और सही और उत्तर ये बना लेते हैं। तो अगर वो सारे क्वेश्चन उसके सही हो जाते हैं तो एक क्वेश्चन पर 5 नंबर मिल रहा है, तो 140 गुणे 5 यानी 700 नंबर वो अधिकतम पा सकता है। अगर वो सारे क्वेश्चन यानी 140 गलत हो जाए तो उसका एक गलत होने पर 2 अंक कट जाता है, तो कुल -280 अंक उसके काट लिए जा सकते हैं अगर उसके 140 क्वेश्चन गलत हो जाए। लेकिन उसे 350 अंक मिला है, इसका मतलब कि उसके आंसर कुछ सही और कुछ गलत हुए हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर सॉल्व करके सही क्वेश्चनों की संख्या 90 प्राप्त कर ली गई है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं, यहाँ पर दिया है कुछ तोते और कुछ बाघ हैं। यदि उनकी कुल 1746 टांगे तथा 858 सिर हों तो तोतों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ये जो सिर होता है वो कुल जानवरों की संख्या बता देगा। तो फिर यहाँ हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, 858 कुल जानवर मान लेंगे। अब इस कुल जानवर में 2 तरीके के जानवर हैं, कुछ तो तोते हैं और कुछ बाघ हैं। तो पैर का संख्या दिया है तो हम लोग पैर के लिए निकालेंगे। तोता के 2 पैर होते हैं और बाघ के 4 पैर होते हैं। तो मान लीजिए कि ये 858 जो जानवर हैं वो सभी तोते होते तो कुल कितना पैर हो जाता, तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणे 858। अब मान लीजिए सब बाघ होते तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो 858 गुणे 4। ये देखिए 2 8 16, 2 5 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 1716 हो गया। और यहाँ 8 चौके 32, 8 25 40 और 3 43, 8 चौके 32 और 4 36, तो 3632 आ गया। अब यहाँ पर कुल टांगों की ये संख्या आ गई कि अगर सब तोता होते तो 1716 टांग होती, कुल बाघ होते तो 3632 टांग होती, लेकिन इन दोनों के बीच में 1746 टांगे हैं, तो ये इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, जो कि है, तो ये बात सही है। अब 3632 में से 1746 माइनस कर लेंगे, 3632 माइनस 1746 संबंध है 1746 में से 1716 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए क्या है, तो ये घटाने पर आ गया 1686 और उधर इधर घटाने पर आएगा 30। अब 3 से हम लोग भाग दे देंगे तो 3 5 15 हो गया और 3 6 18 और 3 दूना 6, 562 और 10 3 30। 2 से फिर कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 एकम 2 और 2 5 10, तो ये कट गया। तो कुल ये हो गया, इनको जोड़ लेंगे तो 81 में 5 जोड़ेंगे तो 286 आ गया। 286 इक्विवेलेंट है 858 के, ये हो गया 858। तो 286 इक्विवेलेंट 858, तो 1 इक्विवेलेंट 3 आ गया,
और हम लोगों को तोतों की संख्या बतानी है, तो इस 281 में 3 का गुणा कर देंगे। तो 3 एकम 3, 3 8 24 के 4, 2 3 दूना 6 2 8, 843 इसका सही उत्तर हुआ। तो 843 इस ऑप्शन में है नहीं, तो ये इसका ऑप्शन ई यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा। नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 843 इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। इस प्रकार से हम लोग ये देख लिए कि इसका आंसर नन ऑफ दीज आ गया, क्योंकि कोई आंसर इसका 843 से मैच नहीं करता है। तो जब भी सिर और जानवरों की संख्या दी हो या केवल सिर दिया हो, तो जानवर की संख्या कैसे ये हम लोग मान लेते हैं और रिज्यूम करके क्वेश्चन लगाते हैं। इस वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इजी ढंग से सॉल्व करके बताया गया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, और ये अच्छा लगा तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी टच करिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नंबर सिस्टम में इसका एक पार्ट और यानी वीडियो का पार्ट 1 भी बना है, जिसमें भी मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन लिए हैं, आप उसे जरूर देखिए। और नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं नंबर सिस्टम पर कुछ और क्वेश्चन के साथ और ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ आपसे कल मिलूंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं। आपके लिए शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।